Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम सुषमा। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेक। Key domestic indices close with modest gains. Sensex ends above the 63,300 mark. Nifty settles above 18,800 level. Global share markets witnessed losses. The rupee closes at 82 rupees and 12 paise against the US dollar, and Brent slips to $76 per barrel. प्रमुख घरेलू सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 63,300 को पार कर गया। निफ्टी 18,800 के ऊपर पहुंचा। वैश्विक शेयर बाजारों में आई गिरावट। रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपये 12 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य कम होकर $76 प्रति बैरल पर आ गया। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 63,300 के स्तर को पार कर गया और निफ्टी 18,800 के ऊपर बंद हुआ। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 159 अंक बढ़कर 63,328 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 61 अंकों की तेजी से 18,817 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.47% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.4% की वृद्धि दर्ज हुई। Key domestic indices today closed with modest gains amid negative global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange ended above the 63,300 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled above the 18,800 level. The Sensex rose 159 points to finish at 63,328. The Nifty also gained 61 points to end at 18,817. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.47%, while the small-cap index added 0.4%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 18 firms appreciated while 12 fell. Tata Motors was a top gainer as it climbed 3.1%, followed by HCL Tech, which rose 2.7%. Power Grid climbed 2.5%. On the other hand, Bajaj Finance declined 1.9%. Bajaj Finserv fell 1.2% and Sun Pharma slipped 1%. In sectoral indices at BSE, 16 sectors logged gains while 4 witnessed losses. Power index surged 1%, while utilities and auto sectors both fell 0.9% each. Services sector declined 2.5%. The overall market breadth was positive as shares of 1,812 companies advanced while those of 1,627 declined. A total of 139 shares remained unchanged.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 12 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 102.47 पर था। सुषमा जी, क्या कहेंगे आप? फ्राइडे को हमारा जो बाजार है वो ऑल टाइम हाईज पर पहुंचा था। सेंसेक्स 63,384 के ऑल टाइम क्लोजिंग हाई पर बंद हुआ था। कल हमने हालांकि कुछ गिरावट देखी, लेकिन आज फिर बाजार में तेजी देख रहे हैं। कैसे आप आंकती हैं बाजार के सेंटिमेंट को, स्थिति को, और आगे क्या प्रोस्पेक्ट है? देखिए, बेसिकली जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी मार्केट ऊपर गई थी और जैसे आपने कहा ऑल टाइम हाई पे पहुंची है, वो बेसिकली इसलिए क्योंकि बड़े अच्छे हमारी जो अपने देश की जो आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। अगर आप देखें तो जीडीपी का आउटलुक अच्छा है, इन्फ्लेशन मॉडरेट हो गया है, जो कि बाकी बहुत सारे देशों में इतना अभी भी काबू में नहीं आ रहा है। और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी फेथ दिखा रहे हैं मार्केट में, वो भी आ रहे हैं, डोमेस्टिक भी आ रहे हैं। तो और अभी की जो आउटलुक है, संभावना है मॉनसून की, वो अच्छी है। अभी मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि अभी जो काफी थोड़ा सा डिले हुआ मॉनसून में इस बार, लेकिन 3-4 दिनों में उन्होंने कहा है कि सदर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन्स में खूब बारिश होगी, और वो भी जहां कृषि उत्पादन होता है। तो ये जो आउटलुक है हमारे और बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसी वजह से मार्केट का रिएक्शन है कि हमारा देश जो है, जीडीपी हमारा लगता है कि 6 या 6.5% इस साल होगा। पूरे विश्व भर में सबसे तेज गति में जाने वाली हमारी इकोनॉमी है इस वक्त। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स उभर के आई हैं अभी। So, Sushma, there are two very important events that are taken place and will be taking place, and one is the caution that the market is showing ahead of U.S. Federal Reserve Chair Jeremy Powell's congressional testimony, which will happen tomorrow. And the other is the heightened concerns over the Chinese economy following the decision to cut interest rates after a 10-month pause. So these two important things have taken place. How are they going to reflect on the Indian markets? So the first is something that is about to take place. That will be tomorrow and the after. Powell will be going before Congress, and he will be giving his testimony on monetary policy. So that is something that everyone is looking forward to, and probably a little nervous, but I think he's a Federal Reserve Chairman. I don't think there's anything to be nervous about. He's bound to project his views strongly at the congressional hearing. So I doubt that there would be any serious fallout of the congressional hearing on the markets. But what happens is that all markets are driven by sentiment, and there is an element of apprehension right now in global markets over this issue. The second aspect that you mentioned is, of course, far more serious, I would think, because China, as you rightly pointed out, has cut interest rates for after 10 months, their 1-year loan rate and the 5-year loan rate. But the fact is that it has not cut interest rates as much as the markets had expected. And in fact, it is being described as a kind of a lackluster stimulus effort, and it is not expected to revive the economy to the extent that is required. Now, if the Chinese economy doesn't recover, then you will find that demand for a wide range of commodities all over the globe will come down. And first, of course, is crude oil, because, it's the largest importer of oil. So that is one factor, but other commodities also would be affected, and also global supply chains would be affected. So this is something that is of concern, and definitely the market, when they opened this morning, were taking this issue into account,
will the Chinese economy get back to normal or not? The other factor, as far as China is concerned, also, which is very significant for them, is the relationship between, and it's a very strong economic relationship between China and the United States. And currently, the American Secretary of State, Anthony Blinken, is visiting China in an effort to improve relations between the two countries. But I think the general perception is that perhaps this effort has not met with much success. So again, this has affected has had its impact on markets. तो सुषमा जी, चीन के बारे में जब बता रही हैं कि स्लो डाउन के बहुत वहां पर इंडिकेशंस आ रहे हैं, ऑफिशियल डेटा से पता लग रहा है कि रियल एस्टेट में स्लम्प है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के जो आंकड़े हैं वो वरीसम है, रिकॉर्ड जॉबलेसनेस भी है वहां, इस पूरे बैकड्रॉप में, और जो आप कह रही हैं कि चाइना की स्थिति उतनी मजबूत अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे में आपको लगता है कि भारत उसको एक कहेंगी कोलैटरल बेनिफिट हो सकता है, जो चाइना +1 का जो एक मुहिम चली है उसमें भारत एक आकर्षक गंतव्य बन के और भी ज्यादा उभर सकता है? ऑलरेडी हम देख रहे हैं इंटरेस्ट फॉरेन कंपनीज का। देखिए, जो चाइना +1 पॉलिसी वो शायद काफी देर से चल रही है जी। जो अभी हालात है चीन में, उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन कंपनियों ने अपने जिन्होंने तय कर लिया है कि वो वहां से एक और यूनिट सेटअप करेंगे किसी और देश में, तो वो तो उन्होंने कर लिया है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस वक्त। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भारत एक और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है और कई कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं। और मिसाल के तौर पे आप एप्पल को ही देख लीजिए। एप्पल ने सारी अपनी जो उत्पादन थी वो चीन में ही रखी थी कई सालों के लिए, कई डिकेड्स के लिए। लेकिन अब एप्पल ने अपने जो फैक्ट्रीज हैं वहां ला रहा है। वो एप्पल की खुद की प्रोडक्शन कंपनीज नहीं है, उनकी कोलैबोरेटर्स हैं, ताइवानीज कंपनीज हैं, फॉक्सकॉन है, पेगाट्रॉन है। वो दोनों ने काफी बड़े पैमाने पे उन्होंने निवेश किया है तमिलनाडु में और कर्नाटका में, और शायद तेलंगाना में भी करने वाले हैं। तो ये सारी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज वो लगाने जा रहे हैं आप वहां पर, उसका जरूर असर पड़ा है। और उसका असर पड़ा है दूसरी कंपनीज के ऊपर, अमेरिकन कंपनीज के ऊपर, जो एप्पल की देखा देखी में, क्योंकि सबसे बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत आइकॉनिक कंपनी है, अगर एप्पल आ रही है हमारे देश में तो और भी कंपनीज जरूर आएंगी। और आपको लगता है कि जो चीन में जो एक स्थिति बनी है, उससे जो आप कह रही थी कि सप्लाई चेन पे असर पड़ सकता है नेगेटिव, ऑलरेडी हमारा देश जो है सप्लाई चेन में अपनी जो डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चला है और उसके तहत जो स्टेप्स उठाए हैं सरकार ने, जो भी रिफॉर्म्स उठाए हैं, आपको लगता है कि वो अभी भी शायद हमें बहुत ज्यादा एक क्राइसिस की स्थिति में आने से बचा सकते हैं? देखिए, हमारा देश जो है ये खैर आत्मनिर्भरता की जो पॉलिसी है उससे काफी फायदा हुआ है। उससे अगर आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हमने काफी यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स बहुत तेजी के साथ बढ़ गई हैं और बहुत तेजी के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट्स, मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स खासकर, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ गई हैं। हालांकि ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट्स इस साल थोड़ी सी धीमी पड़ गई हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ गई हैं। और ये इसी आत्मनिर्भर पॉलिसी की वजह से है कि हमने इन कंपनीज को कहा कि आप सिर्फ असेंबली यहाँ नहीं कर सकते। असेंबली तो खैर वो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ और भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा कंपोनेंट्स की। तो इसका तो असर पड़ा ही है। दूसरी बात रही है ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारे देश की इतना बड़ा रोल इस वक्त नहीं है। हाँ, हमें ग्लोबल सप्लाई चेन्स में के बीच में हमें आना चाहिए और शायद हम चीन की मतलब रिप्लेसमेंट में आ सकते हैं। लेकिन और भी देश हैं, हम ये नहीं कह सकते
कि जो कंपनीज वहां से आना चाहेंगी वो सिर्फ हमारे देश आएंगी, और वियतनाम भी जा रही है, इंडोनेशिया भी जा रही है, मेक्सिको भी जा रही है। तो हमें ये देखना है कि हम किस तरह से अपना जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट उसको और भी आसान कर ले। अभी हमारी जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है उसमें काफी बढ़ गई है, लेकिन इससे अच्छा भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन दूसरे देशों के साथ हमें कम्पीट करना पड़ेगा और देखना है कि काफी कॉर्पोरेट अमेरिका आ रही है एप्पल की तरह, लेकिन और हमें और भी काफी अपनी जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है और भी थोड़ा सा आसान एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनानी पड़ेगी। So, Sushma, China has taken this first step of cutting the interest rates by less than, what everyone was expecting. And the markets actually are awaiting more details on how Beijing is planning to shore up the stuttering economic recovery that they have had so far. So there are opportunities which you mentioned in Hindi a while back that can come in India's way. How can India ensure that the opportunities that come to it are fully taken advantage of, and that the business, along with ease of doing business, etc., remains here? I think the main thing is that we need to remove more of bureaucratic red tape. Although this country has done huge amount of economic reforms. And this is going back, starting right from 1991, and in a phased manner, we have been trying to do a lot of deregulation. And especially in the last few years, there has also been one major step has been taken is to digitize a lot of government clearances and approvals, so that, there's a kind of faceless approvals. The person doesn't have to actually go to the office to do these, get these clearances. There is also the single window approval system has been put in place. However, this is not always true at the state government level, at the state level. So the person who is setting up the project also has to contend not just with central government clearances and regulations, but they have to contend with those at the level of the state government. So there is still a multiplicity of rules and regulations that remain in our country. Now, we compare it to what there was in the past, but we have to compare it to what there is in our other competitor countries which are attractive investment destinations, whether it is Vietnam or Indonesia or Mexico. These are countries which are having a very much easier investment climate than India. And I think one must be realistic and accept that, and try and perhaps, make life a little easier, not just for foreign investors, but also for domestic investors. The ease of doing business must be improved, and that is the only way in which that we can avail of these opportunities that are now coming our way. जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने हाल में एक वक्तव्य में कहा था कि जो रिफॉर्म्स का जो एक सिलसिला शुरू हुआ कुछ 7-8 साल पहले से, उसको और भी मोमेंटम मिला, हमारे पैंडेमिक के समय मिला, और यूक्रेन रशिया वॉर के समय आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई स्कीम्स, विभिन्न तरह के रिफॉर्म्स लाए गए, उस अपॉर्चुनिटी एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी की तरह बदलते हुए, और उन्होंने ये भी कहा कि रिफॉर्म्स का मोमेंटम आगे भी जारी रहना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये रिफॉर्म्स का मोमेंटम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर करना उसका मेन फोकस होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। देखिए, दो चीजें हैं। आपने अभी बात की है, कुछ इंसेंटिव्स की बात की है, जो वित्त मंत्री ने बात उसकी पीएलआई स्कीम की। अब पीएलआई स्कीम जो है वो बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव स्कीम है, और इसकी वजह से कई क्षेत्र, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक बात की, वहां पर भी पीएलआई स्कीम बात शुरू हुई थी, और भी कई क्षेत्र में पीएलआई स्कीम अब ऑफर की जा रही है, और हर एक क्षेत्र में इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है। और बाहर के भी निवेशक आ रहे हैं, बाहर से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और हमारे देश के और भी इन्वेस्टर्स, यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी इस स्कीम्स को अपनाना चाहते हैं।
तो ये तो एक चीज हुई, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है स्कीम और ऐसे इंसेंटिव जो सरकार दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अपना प्रोजेक्ट इसको सेटअप कर रहे हैं, उस वक्त आपकी बहुत सारी छोटी छोटी क्लियरेंसेस, जैसे आपने कहा, तो वहां पर हमें फोकस करना चाहिए कि जब एक एंटरप्रेन्योर अपना प्रोजेक्ट वहां पर लगा रहा है, तो उसको बिजली चाहिए, उसको अच्छी सड़कें चाहिए, उसको ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको जमीन चाहिए खरीदने के लिए, और उसको लोग चाहिए वहां काम करने के लिए। तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए जो रूल्स और रेगुलेशन काफी सारे तो खैर हमने हटा दिए हैं। अब शायद आपको मालूम होगा कि हमने, ये सरकार ने पिछले 8-9 साल में 2000 जो पुराने ये कानून थे उनको उन्होंने रद्द कर दिया है। तो ये कानून भी खत्म हो गए, काफी रेगुलेशन खत्म हुई, लेकिन फिर भी काफी कम्प्लेक्सिटी है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में, काफी रेड टेप है, और इसके ऊपर हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा। Sushma, coming back to the Indian market, there is a lot of sectoral churning which is happening in the market right now. What is your take on the auto sector, real estate sector, which is looking bright now, and the banking sector particularly? Well, the auto sector is doing very well. I mean, as you are well aware that there is a very large demand for automobiles, and in fact there's a waiting, there's a waiting period for actually buying the vehicle of your choice, and sales have been soaring in the last few months. So, of course, one of the reasons for the delay in actually acquiring vehicles has been because of the shortage of semiconductors, which seems to have eased in recent months. But the auto sector is doing very well. The auto sector is a very key indicator for the health of the economy. In the manufacturing sector itself, it occupies a weightage of probably about 40 to 50%. So it has the health of the automobile sector and the auto ancillary sector reflects the health of the entire manufacturing sector. So automobile sector is definitely doing very well. Real estate is certainly picking up in the country. It has there was a slump during the pandemic and even subsequently, but it is picking up. Also, a huge amount of construction is going on. The government has pumped a large amount of funds into the infrastructure sector, and one of the sectors is housing, where they are doing, they're pumping a lot of money into this very critical area. And did you mention a third sector? Yeah, banking sector. In fact, banking sector के ऊपर I just want to point out one thing, that the index Nifty is up 3% in the last 1 month, but Nifty Bank is down 0.76%. And in fact, bank stocks are the only ones that haven't participated in the last 1 month's rally among major sectoral indices. So, your take on it? I think one of the reasons would be that, banking sector has already been very bullish over the last 1 year. So I think if it is not participated in the rally, I don't think it is really of great significance just now. Because, it has always been leading the pack as far as stock market sector. इनफैक्ट सुषमा जी, बैंकिंग सेक्टर पे आपकी टिप्पणी छोटी सी चाहेंगे। बैंक्स के जो नेट एनपीएज हैं वो FY23 में कम होकर 1% पर आ गए हैं, जो 15 साल का निचला स्तर है, डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस इन द रिसेंट ईयर्स। सो ये आपको लगता है कि जो एक क्लीन अप हुआ है बैलेंस शीट्स का आरबीआई द्वारा, बैंक्स द्वारा प्रोविजनिंग करके, ये हमारी फाइनेंशियल सेक्टर की हेल्थ के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फाइनेंशियल सेक्टर का इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। एनपीएस की जो स्थिति थी 5-6 साल पहले और अब की जो स्थिति है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जैसे आपने कहा कि 15 साल
से के लोएस्ट लेवल है एनपीएस इस वक्त, और जो उन्होंने ये मर्जर्स और ये रिस्ट्रक्चरिंग बैंकिंग क्षेत्र का किया है, उससे भी काफी फायदा हुआ है। और आरबीआई ने जो नॉर्म्स जो ले डाउन किए हैं ऑन इंश्योरिंग की जो मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ बैंकिंग सेक्टर, दैट हैज आल्सो प्लेड इट्स पार्ट। तो ये पूरे ये काफी एलिमेंट्स हैं जिससे आरबीआई की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी ताकि ये जो एनपीएस जो इतना बड़ा जितना बड़ा प्रॉब्लम था कुछ 6-7 साल पहले, अब वो बिल्कुल ये क्लीन अप हो गया है, जैसे आपने कहा फाइनेंशियल सेक्टर। और इसी वजह से जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, अभी 1-2 साल से इनकी जो बैंकिंग स्टॉक्स की जो बुल रन है जी रही है, और अब ये 2 महीने में अगर नहीं हुआ, मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। अन्य एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा, सिवाय जापान के, जहां निक्केई सूचकांक 0.1% की मामूली बढ़त पर बंद हुआ। हांगकांग हैंगसेंग में 1.6% की भारी गिरावट आई और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.7% की गिरावट दर्ज हुई। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.5% के नुकसान में रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.2% की मंदी में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां रुख मिला जुला था, जहां लंदन के फुटसी में 0.1% की वृद्धि थी, वहीं फ्रांस के कैक में 0.1% की गिरावट थी और जर्मनी के डैक्स में 0.3% का नुकसान था। And the US markets were closed on Monday on the observance of the Juneteenth holiday, which commemorates the end of slavery. Moving on, the gold prices. उससे पहले तेल पर एक नजर डाल लें। Okay. Yes, oil is what rates I'll give you. Oil prices today fell around 0.5% in intraday trade. Brent crude was trading at $76 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $71.30 per barrel when reports last came in. Sushma, considering what China has done, lending rates have been cut, demand was seen rising this year. Now it is clouding the outlook for the world's largest crude importer. What's your take? Well, I think it's very unfortunate probably for OPEC Plus, which has been trying in vain to push up prices for the last few months. In April, it announced a production cut. Recently, just last month, Saudi Arabia announced, another production cut, and every time they thought that prices would go up. But the fact is that the fears of global recession and the evident signs of a slowdown in the global economy have stymied their efforts. And adding to it is the fact that now the latest news that the Chinese economy, doesn't look like it's going to revive. The latest round of this lending rate cut has not influenced the market, and there's a feeling that perhaps demand will not be sufficient. So that is ruining the plans of OPEC Plus, certainly. आइए अब चलते हैं सराफा बाजार की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य 170 रुपए बढ़कर 63,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी 72,200 रुपए प्रति किलो पर थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,964.50 प्रति आउंस पर था और चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $24.12 प्रति आउंस पर थी। क्या कहेंगी आप सुषमा जी, सोने के आगे के क्या प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं? कल गोल्ड सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स का पहला ट्रांच रिलीज हुआ इस वित्त वर्ष का और ये फ्राइडे तक चलेगा। आपको लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? देखिए, गोल्ड की अभी थोड़ी सी गिरावट हुई है क्योंकि डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, लेकिन अभी भी गोल्ड के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं जी, और मेरे ख्याल में हाँ जरूर ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है। समय समाप्त हो रहा है, तो चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुषमा जी शामिल होने के लिए। Thank you for being with us, Sushma. And before we close the headlines once again, key domestic indices close with modest gains. Sensex ends above the 63,300 mark. Nifty settles above 18,800 level. Global share markets witness losses.
The rupee closes at 82 rupees and 12 paise against the US dollar, and Brent slips to $76 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.